दोस्तों, हम टीम निर्माण की बात कर रहे हैं। किसी उभयनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो वह काम हम टीम भावना में करते हैं और ये टीम भावना टीम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें, हमारे कुछ प्रसार कार्यकर्ताओं ने जब एक बीज उत्पादक कंपनी का गठन किया, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसी समय एक सदस्य ने यह सोचा कि क्यों ना हम अपना बीज उसमें मिला दें, और जब उसने अपना बीज मिला दिया, जब वह बीज बिकने के लिए गया तो उसका जो बीज बिकने के बाद जब उसका अंकुरण अच्छा नहीं हुआ तो उस समूह की काफी बदनामी हुई, और यह केवल एक सदस्य के चलते हुआ। टीम निर्माण में एक सदस्य की भूमिका के चलते वह बीज उत्पादक समूह अंत में जाकर फेल हो गया। तो वह हम यह कह सकते हैं कि टीम निर्माण रोजगार रचना का एक दर्शन है, जिसमें कर्मचारियों को अन्यान्वित समूह के सदस्यों के बजाय व्यक्तिगत श्रमिकों के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इस हद तक लोगों के समूह के दल के रूप में उभरने में मदद मिलेगी जो एक वर्ग के लोगों के लिए किया जाने वाला काम है और एक आम दृष्टि और पद्धति विकसित करने में सक्षम है। टीम का निर्माण में कार्यकारी और सहकारी प्रक्रियाएं, कोऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव दोनों प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोई भी समूह निर्माण करते हैं तो उसमें दो शैली, कार्य और प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। आखिर हम समूह क्यों निर्माण कर रहे हैं, उसका कार्य क्या है, और अगर हम इसको उदाहरण के द्वारा देखने की कोशिश करें तो हम एक जैविक सब्जी का संगठन बना रहे हैं। उस जैविक सब्जी उत्पादक संगठन के द्वारा अपनी जैविक सब्जी बाजार में लाना है, और उस लाने की प्रक्रिया में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, जितने लोग शामिल होंगे, वह सारा प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जब हम कोई काम करते हैं तो बोध अभिगम या सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा करते हैं। बोध अभिगम से कोई भी काम करने में हमें लक्ष्य की प्राप्ति सुगमता पूर्वक, कार्यकुशलता पूर्वक प्राप्त होती है। देखते हैं, अगर हम देख सकते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं और उसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं अगर हम किसी उद्देश्य, किसी लक्ष्य के लिए ही करते हैं तो आखिर उसका प्रयोजन क्या है, हम क्यों ये कार्य कर रहे हैं, किसके लिए ये कार्य कर रहे हैं, इससे किसको लाभ मिलेगा, आखिर इससे अंत में हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे। अगर हम जैविक सब्जी उत्पादक समूह बना रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि हम जो ये समूह बना रहे हैं उससे जिस उद्देश्य से हमें बनाया गया था वो लाभ मिला है कि नहीं मिला, ये कई मानकों के द्वारा निकल के आएगा। जब हम इस तरह का समूह बनाने जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी सूचनाओं को एकत्र करना पड़ता है, और वो सूचनाएं जो प्राप्त करते हैं हम, वो सूचनाएं अगर हम जैविक सब्जी उत्पादक समूह की बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि उस जैविक सब्जी की मांग उस शहर में है या नहीं है, या बाहर हमारा जा सकता है कि नहीं जा सकता, हमें उससे अधिक मूल्य प्राप्त हो सकता है कि नहीं मूल्य प्राप्त हो सकता है, यह हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारी चरण इसमें आएंगे कि कैसे यह कार्य किया जाएगा। फिर हमें यह बनाएंगे कि जो हमारा समूह बना है इसमें कौन सदस्य कब काम करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा, यह पूर्ण रूप से हम उस योजना में निर्धारित करेंगे। इसके बाद हम जो हमने कार्य किया है, जो कार्य योजना बनाई है, उसको हम लागू करेंगे। ये कार्य योजना लागू करने के बाद समय समय पर हमें समीक्षा करना पड़ेगी कि हमने कार्य किया है, जो कार्य योजना बनाई है उसको हम लागू करेंगे। ये कार्य योजना लागू करने के बाद समय समय पर हमें समीक्षा करना पड़ेगी कि आखिर हमने जैविक सब्जी उत्पादक समूह बनाया है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसानों को इससे लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उपभोक्ताओं को जैविक सब्जी प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है, आखिर समूह बनाने के बाद किसानों को कितना फायदा हुआ, ये सब चीजें हम देखेंगे। सामान्यतः दो तरह के किसान संगठन पाए जाते हैं। पहला है सामुदायिक आधारित
एवं संसाधक उन्मुख। सामुदायिक आधारित संसाधन उन्मुख जो समूह होते हैं ये गांव स्तर पर, समुदाय स्तर पर होते हैं। यह किसान, कृषि, पशुपालन और जल पे आधारित हो सकते हैं। इनका मुख्य कार्य उपादान उपलब्ध करा के उत्पादकता को बढ़ाना होता है। ये एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में काम करते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है प्राथमिक सहकारी समिति, जिसे हम पैक्स भी कहते हैं। दूसरे जो समूह होते हैं वो वस्तु एवं बाजार आधारित होते हैं। यह किसी विशेष जिन्स के लिए बनाए जाते हैं, किसी विशेष वस्तु के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हम अंगूर की बात करें तो वो अंगूर के लिए समूह होगा और उसकी मूल संवर्धन पे भी हम कार्य करते हैं। इस समूह के सबसे प्रमुख उदाहरण है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल जिसे हम बोलते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस समूह के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में कैसे हम वस्तुओं को, उपादान की कमी है कि नहीं है, हमें शोध संस्थानों से परिणाम प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे वस्तु एवं बाजार आधारित में हमें देखना पड़ेंगे। और इन दोनों समूहों को चलाने के लिए जो भी उपादान बेचने से आय प्राप्त होती है उससे हम इसके प्रसार कार्यक्रमों को करते हैं। किसान संगठनों में भागीदारी को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे हो सकते हैं। पहला है संगठित क्रियाकलाप के आउटपुटों पर कृषक की निर्भरता की मात्रा क्या है। आउटपुटों की उपलब्धता की निश्चितता की मात्रा क्या है। केवल सामूहिक कार्य के परिणाम स्वरूप जिस सीमा तक आउटपुट उपलब्ध होंगे या जिस सीमा तक सामूहिक कार्य से जुड़े पारितोषिकों को समान रूप से वितरित किया जाएगा, उचित समय सीमा के भीतर पारितोषिकों को उपलब्ध कराया जाएगा, किस सीमा तक पारितोषिक को उपलब्ध कराया जाएगा। कई बार यह देखा जाता है कि आखिर किसान संगठन में प्रसार की क्या भूमिका है। हम अगर आत्मा योजना के अंतर्गत देखते हैं तो आत्मा योजना के अंतर्गत समूह के निर्माण के लिए 5,000 रुपए, उसको आगे रिवॉल्विंग फंड के रूप में 10,000 रुपए, और जो समूह बहुत अच्छे कार्य करते हैं उनको 20,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है, ताकि ये समूह अच्छे से कार्य कर सकें और आगे चल के संगठन का रूप ले सकें। लेकिन आखिर इसमें प्रसार की क्या भूमिका है, क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, यह समझना बहुत आवश्यक है कि क्या किसान संगठन द्वारा आच्छादित क्षेत्र में विशिष्ट वस्तुओं के प्रसार के लिए पहचान की जरूरत है। क्या किसान संगठन प्रसार गतिविधियों से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम है। कैसे प्रसार गतिविधियां समूह के साथ स्थायी हों और इस तरह संगठन कैसे स्थायी होगा। क्या ली गई सलाह को वास्तव में व्यवहार में लाया जा सकता है और संगठन के सदस्यों को ठोस लाभ का उत्पादन हो सकता है। संगठन को अनुसंधान केंद्रों से उपलब्ध सामान्य जानकारी के अलावा विशेष जानकारी उपलब्ध कराना भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विस्तार बाजारें कृषि जलवायु बदलाव बुनियादी ढांचे को विकास एवं बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित कर रहे हैं कि सराहना करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकताएं अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। कहीं अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां की आवश्यकताएं अलग होंगी, कहीं सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी। आखिर हम ये जो किसान संगठन बना रहे हैं प्रसार कार्यकर्ता के नाते ये कैसे बनाएं। कई बार हम प्रसार कार्यकर्ता के नाते जो संगठन बनाते हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाते हैं। जो किसान संगठन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं वो शायद अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन समूह संगठन को ऐसा लगता है कि इनको बनाने के बाद हमको सरकार कुछ मदद देगी। अगर आप किसान संगठन को उनके उद्देश्य के लिए बनाना चाहते हैं, जिस तरह से उस संगठन की स्थापना की जा रही है, तब कई बहुत पूर्ण बिंदु हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है। ऐसे कौन कौन से कदम हैं जो हमारे प्रसार कार्यकर्ताओं को अपनाना चाहिए। पहला है गांव समुदाय को समझना। जब भी हम गांव में जाएं प्रसार कार्यकर्ता के नाते हमको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। हमको समुदाय की हर चीज को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हम कई बार चाय की दुकान में ऐसे लोग बैठे रहते हैं जिनको उस गांव की अधिक जानकारी है, उनसे बात कर सकते हैं। कई बार हम गांव के जनप्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं। हमें उनके गांव की किस तरह वो फसल उपजा रहे हैं, किससे उनको आय प्राप्त हो रही है, क्या फसल उत्पादन में उनको फायदा हो रहा है, क्या फसल उत्पादन से उनकी लागत बढ़ रही है, ये सब कारकों को समझने की आवश्यकता है। यह कार्य समझने में कम से कम
प्रसार कार्यकर्ता को 1 माह का समय लग सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम में हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है कि समुदाय में हम सशक्त नेताओं की पहचान करें। इसके लिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम ऐसे नेता की पहचान करें जिसकी किसानों के बीच में पकड़ हो। कई बार हम क्या करते हैं कि गांव में जाते हैं, कुछ जनप्रतिनिधियों से, कुछ ऐसे व्यवसायी लोगों से बात करके अपनी उसकी आवश्यकता समझने की कोशिश करते हैं। उससे जो नेता, सशक्त नेता की हम पहचान नहीं कर सकते हैं। सशक्त नेता की पहचान के लिए कई अनुसंधानों ने बताया है कि ना यह अधिक युवा होना चाहिए, ना अधिक वृद्ध होना चाहिए। यह एक मध्यम वर्ग का होना चाहिए और किसान परिवार से होना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि उस नेता, यह भी पता करना पड़ेगा कि उस नेता की लोगों के बीच में, किसानों के बीच में अपने बात पहुंचाने की क्षमता है कि नहीं है। अगर वह अपनी बातों को नहीं पहुंचा पा रहा है तो शायद वो हमारे लिए, किसान संगठन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तीसरा है चिन्हित नेताओं से वार्ता तथा अन्य अभिकरणों में सहयोग का प्रयास। जब हम उस तरह के मत नेता की आवश्यकता को जान लेते हैं, मत नेता भी हमारे 2 तरह के हो सकते हैं। पहला मत नेता हो सकता है पॉलीमॉर्फिक। वो ऐसा मत नेता होगा जो किसी एक व्यक्ति का, एक विषय का ज्ञाता हो सकता है, लेकिन वह दूसरे विषय में दूसरे नेताओं का अनुयायी हो सकता है। दूसरा पॉलीमॉर्फिक होता है जो कई गुणों वाला नेता होता है। तो ये मत नेता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किसान हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मर हैं, वो अधिकतर मत नेता होते हैं। तो इन मत नेताओं के सहयोग से हम ऐसे लोग जो गांव में और विकास में लगे हों, अगर वो सरकारी संस्थान है, गैर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, या कोई पहले से समूह का निर्माण हुआ है या संगठन पहले से है, उन नेताओं से बात करके एक रास्ता निकालते हैं कि आखिर उस संगठन को हम कैसे विकसित करें। मत नेता की आवश्यकता समझ लेने के बाद हमको आवश्यकता है कि उस गांव के लोगों को बुलाकर एक बैठक करने की। कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे किसानों को, सीमांत किसानों को शामिल नहीं कर पाते हैं। अगर उनको भी हमें शामिल करना पड़ेगा, हो सकता है उसके लिए हमें एक और संगठन बनाने की आवश्यकता पड़े। ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक गांव में एक ही संगठन हो। एक गांव में एक से अधिक संगठन हो सकते हैं। तो आपको यह देखना होगा कि वो उन नेताओं, उन किसानों की भी बातें आ रही हों। आपको स्थानीय नेताओं की मदद से बैठक करना पड़ेगी। यह बैठक हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, या कई बैठक करना पड़े। और उस बैठक के माध्यम से आपको उन किसानों को, सदस्यों को यह बताना पड़ेगा कि यह बैठक के माध्यम से हम आपका यह विकास करने जा रहे हैं। जब हम इस तरह का समूह विकसित कर लेते हैं बैठक करने के बाद, तो हमको एक कोर टीम बनाने की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा टीम कौन काम करेगा। कौन सा कोर टीम ऐसा है जो संगठन के लिए सरकारी पदाधिकारियों से बात करेगा, कौन सा कोर टीम है जो विश्वविद्यालयों से तकनीकी ज्ञान के लिए बात करेगा, कौन सा ऐसा कोर टीम है जो विपणन के लिए बात करेगा। यह कोर टीम का यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। फिर है किसान संगठन के लिए संगठनात्मक संरचना विकसित करना। इसके माध्यम से हम ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जिससे उस संगठन अपने कार्य के बारे में आगे बढ़ सके। अगर वह संगठन प्रसार कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया जा रहा है तो हमें कुछ ऐसे गाइडलाइन देने पड़ेंगे, उन गाइडलाइन नियम देने पड़ेंगे ताकि संगठन उनके आधार पर आगे बढ़ सके। अगर किसान संगठन किसानों के द्वारा बनाया गया है तो दूसरे किसान संगठन के जो नियम कानून हैं उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा, और हमें उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी, उनको भी बुलाना पड़ेगा, ताकि किसान के माध्यम से जो प्रचार प्रसार होता है वह अधिक सशक्त होता है। इसके बाद जो आपका समूह बना है उसको शिक्षा तथा कार्य सिखाने के लिए किसान संगठन को, प्रबंधन को विकसित करना पड़ेगा। हमें उन सदस्यों को प्रबंधन की तकनीकें, नेतृत्व की तकनीकों को सिखाना पड़ेगा। इसके बाद कार्यवाही, क्या हमारा जो कार्य योजना बनी है उसको जमीन में उतारने के लिए हमें जो भी बोध अभिगम के माध्यम से या सिस्टमैटिक अप्रोच के माध्यम से कौन व्यक्ति क्या करेगा, कैसे करेगा, इन सब चीजों को हमें निर्णायक स्थिति में लाना पड़ेगा। फिर जो भी हमारी
चयनित परियोजनाएं निकल के आई हैं उनका हमें क्रियान्वयन करना पड़ेगा। इन क्रियान्वयन में हमें देखना पड़ेगा कि सभी सदस्य अपनी भूमिका को निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। कोई भी टीम का सदस्य अगर कमजोर होगा तो शायद हमें फिर उसको सशक्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसके बाद किसान संगठन का प्रगति का हमें निगमन करना पड़ेगा, समीक्षा करना पड़ेगा कि क्या जो संगठन जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है। अगर वो उद्देश्य को प्राप्त कर नहीं रहा है तो क्या कारण है, उन कारणों को समझने की आवश्यकता होगी और उन कारणों को समझने के बाद हमें यह देखना होगा कि वो संगठन आखिर जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो प्राप्त हो। अगर हमने जैविक सब्जी उत्पादन संगठन बनाया है तो उस संगठन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हुई है कि नहीं है, उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई कि नहीं है, और उनकी जो लागत मूल्य लग रहे थे वो कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। हम प्रसार कार्यकर्ता के नाते आपसे ये अपेक्षा रखेंगे कि जब भी किसी समूह का निर्माण करें, एक उभयनिष्ठ लक्ष्य के लिए एक अच्छे संगठन का निर्माण अवश्य करें। धन्यवाद।